हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर। तो साथियों यार, आज की वीडियो में 11th केमिस्ट्री के हम 3 टॉपिक साथ में उठाने वाले हैं और ये साथ में अगर हम पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अक्सर हम क्या करते हैं, इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं, आयनन ऊर्जा अलग, इलेक्ट्रॉन बंधुता अलग और ऋण विद्युतता अलग, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और अब ये है ना, हम साथ में पढ़ रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, आराम से इजीली समझ में आएंगे। तो आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला हमारा टॉपिक है आयोनिक एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी के नाम से आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आयोनिक एंथैल्पी। तो भाई ये आयनन ऊर्जा या आयनन जो एंथैल्पी है, ये होती क्या है, आप हमें पहले ये बता दो। तो भाई हमें पता है यार, किसी परमाणु, कोई भी परमाणु होता है गोलाकार होता है, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, नाभिक, और उसके चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं। ठीक है, जैसे ये आपकी क्या है, कक्षा, और ये क्या है, नाभिक। अब हमें पता है मेरे प्यारे साथियों, हमें ये पता है, आप यहां समझना, हमें ये पता है कि भाई जो नाभिक होता है ना, इस नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश होता है, प्लस, और भाई जो आपका कक्षा होती है, उस कक्षा के ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस। कक्षाओं में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, कक्षाओं में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस। तो कक्षाओं पे मेरे प्यारे साथियों कौन सा आवेश होगा, माइनस, और नाभिक में कौन सा आवेश होगा, प्लस। बोलो होगा कि नहीं। अब यहां पर मुझे ये बताओ, ये दो पुतले बना के रख दिए मैंने, ये वाला आपका प्लस का है और ये वाला आपका माइनस, ये नाभिक में और ये कहां होता है, कक्षाओं में। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये कहां होता है, नाभिक में, और ये कहां होता है, कक्षा में। ठीक है, अब बताओ, नाभिक मतलब प्लस माइनस को खींचेगा या माइनस प्लस को खींचेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो ताकत के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये नाभिक की ताकत ज्यादा है तो नाभिक कक्षा को खींच लेगा, और अगर कक्षा की ताकत ज्यादा है तो कक्षा बाहर की ओर खींच जाएगी। मतलब सीधी सी बात, अगर ये ज्यादा है तो बाहर की ओर खींचेगा, मतलब परमाणु का आकार बड़ा होगा क्योंकि ये बाहर को खींचेगा, और अगर इसकी ताकत है ज्यादा तो ये अंदर की ओर खींचेगा, मतलब परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा। ये बातें आप समझ गए, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमारा आयनन ऊर्जा नाम का टॉपिक है। अब देखो, मैंने एक परमाणु बना के रखा है, इस परमाणु में मैंने देख लिया ये नाभिक है, और नाभिक में कौन सा प्लस आवेश, और ये कक्षा जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है किससे बना होता है, कक्षा से बना होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन है वो किससे बना होता है, नाभिक से बना होता है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे बना होता है, नाभिक से। जैसे गाय या भैंस, जो हमारे घर में गाय होती है या फिर हमारे घर में जो भैंस होती है, उसको खूंटे से बांध देते हैं ना। किससे बांध देते हैं मेरे प्यारे साथियों, खूंटे से बांध देते हैं ना। उसी प्रकार से प्रत्येक कक्षा में उपस्थित नाभिक से बना होता है। किससे बना होता है, नाभिक से बना होता है। ठीक है, अब वो मजबूत बना है या कमजोरी से बना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नाभिक की ताकत पर। किस पर, नाभिक की ताकत पर। अगर नाभिक का आवेश ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन मजबूती से बना होगा, और नाभिक की ताकत कम है तो इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बना होगा। होगा कि नहीं मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब यहां देखो, ये है, अगर मान के चलो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, और तो है ना, अगर इस हम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं बेटा, बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ये जो बीच की रस्सी है, जो नाभिक से बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये रस्सी को हमें तोड़ना पड़ेगा। बोलो तोड़ना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर तोड़ना पड़ेगा। अगर ये वाली रस्सी कमजोर है तो जल्दी टूट जाएगी, और मजबूत है तो देर में टूटेगी। उसी टाइप से है, अगर एक गाय को धागे से बांध दिया जाए और एक गाय को मोटे रस्से से बांध दिया जाए, तो आप बोलो कौन सी गाय रस्सी को जल्दी तोड़ पाएगी। तो आप बोलोगे धागे वाली रस्सी जल्दी टूट जाएगी और मोटे वाली रस्सी बाद में टूटेगी। बोलो है कि नहीं। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप बोलोगे सर हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बीच का जो बॉन्ड है वो हमें तोड़ना पड़ेगा। तो भाई किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से, कौन सी कोश से, बाहरी कोश से, इलेक्ट्रॉन ध्यान ना, बाहरी कोश से ही निकलेगा बाहर, है ना, अंदर के कोशों से बाहर नहीं निकलेगा, बाहरी कोश से निकलेगा। तो किसी परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, वही ऊर्जा आपकी कहलाएगी आयनन ऊर्जा। देखो, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहती है।
क्या कहते हैं उसे, आयनन ऊर्जा। और यहाँ लिखा है यह नाभ के आवेश पर निर्भर करती है, मतलब यहाँ पर नाभ की आवेश ज्यादा है तो आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, और नाभ की आवेश कम है तो आयनन ऊर्जा कम होगी। क्योंकि नाभ की आवेश ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधा होगा, और नाभ की आवेश कम है तो इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधा होगा। ज्यादा मजबूती से बंधा है तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कम मजबूती से बंधा है तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बोलो सही बात है? बिल्कुल, ये सर समझ गए हम, कोई दिक्कत नहीं सर, या तो हम समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ आवर्तिता, है ना। तो आपको क्वेश्चन ऐसा, आपको पूरी हेडिंग डालना पड़ेगा आयनन ऊर्जा में आवर्तिता। मैंने केवल आवर्तिता लिखा है, आपको पूरी हेडिंग डालनी पड़ती है आयनन ऊर्जा में आवर्तिता, ये पूरी हेडिंग डालनी पड़ती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखो मैंने ये खड़ी लाइनें वर्ग होती हैं और आड़ी लाइनें क्या होती हैं, आवर्त, है ना। जैसे हमारे पास पेरियोडिक टेबल है, इस पेरियोडिक टेबल में अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे मतलब वर्ग में जाएंगे, और बाएं से दाएं की ओर जाएंगे मतलब आवर्त में जाएंगे। मतलब वर्ग में हम ऐसे चलते हैं और आवर्त में ऐसे चलते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, नाभ की आवेश घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभ की आवेश घटता है, तो आप क्या बोलोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभ की आवेश घटता है तो आयनन ऊर्जा क्या बढ़ेगी? बोलोगे नहीं सर, नाभ की आवेश घट रहा है तो आयनन ऊर्जा भी घटेगी, क्योंकि सर आपने खुद लिखा है नाभ की आवेश पर निर्भर करती है, मतलब आयनन ऊर्जा नाभ के आवेश पर निर्भर करेगी। जैसा जैसा नाभ के आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, और जैसे जैसे नाभ के आवेश घटेगा आयनन ऊर्जा भी घटेगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन ऊर्जा घटती है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभ की आवेश भी घटता है, ये आप लिख लोगे, ठीक है। आवर्तिता हम दो जगह देखते हैं, एक वर्ग में और एक आवर्त में। तो हेडिंग डालना वर्ग में, तो लिखोगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभ की आयनन ऊर्जा घटती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभ की आवेश भी घटता है, ये लिख लोगे। अब डालना आवर्त हेडिंग, और आवर्त में जब बाएं से दाएं चलेंगे तो आपको पता है नाभ की आवेश बढ़ता है, मैं समझा चुका हूं बेटा पहले। नाभ की आवेश बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप क्या लिखोगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभ की आवेश बढ़ता है। कोई भी आवर्त में चलो आप बाएं से दाएं, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। और किसी भी आवर्त में आप किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे चलो आयनन ऊर्जा घटेगी। समझ गए बात? ये अपनी कॉपी में लिखना है अच्छे से, मैंने यहाँ पर समझा दिया, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं डाली, थ्योरी आपको मैंने समझा दी, वही थ्योरी यहाँ लिखना है। अब यहाँ सुनो, यहाँ पर कुछ चीजें रह गई हैं उनको सुनो भाई। जो आयनन ऊर्जा है जिसको हम आयनिक एंथैल्पी बोलते हैं, तो इसको हम ना आई ई से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? आई ई से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? आई ई से व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब यहां पर बेटा मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आई ई है, यहां लिख रहा हूं I E1 लिख दिया, मतलब ये प्राथमिक आयनन ऊर्जा हो गई। I E1 लिख दिया मतलब प्राथमिक आयनन ऊर्जा हो गई। यहां पर मैंने IE2 लिख दिया, मतलब ये कौन सी आयनन ऊर्जा हो गई? द्वितीय। और यहां पर मैंने IE3 लिख दिया, मतलब ये कौन सी आयनन ऊर्जा हो गई? तृतीय हो गई। कौन सी हो गई? तृतीय। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जब हमने निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की, देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जैसे मान के चलो मेरे पास सोडियम परमाणु है। क्या है? सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। अब परमाणु क्रमांक 11 तो प्रोटॉन भी कितने? 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 11। हो गए ना? बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब आयनन ऊर्जा में तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 11 से कितने बचेंगे? इलेक्ट्रॉन 10 बचेंगे। अब इलेक्ट्रॉन 10 तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो दान किए नहीं जाते। तो इलेक्ट्रॉन जब दान किया जाता है, दान कर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है ना। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वो आयनन ऊर्जा प्राथमिक आयनन ऊर्जा होगी, और जब उसका ही हम दूसरा निकालेंगे तो वो द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी, और उसका ही हम तीसरा निकालेंगे तो वो तृतीय आयनन ऊर्जा होगी। होगी कि नहीं? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो प्राथमिक आयनन ऊर्जा है, प्राथमिक आयनन ऊर्जा है, इसका मान होता है सबसे कम। इसका मान क्या होता है बेटा? सबसे कम होता है। प्राथमिक आयनन ऊर्जा का मान होता है सबसे कम, उससे ज्यादा द्वितीय का, उससे ज्यादा तृतीय का। अब लोग सर ऐसा क्या समझा दिए, ऐसा क्या है? तो देखो प्राथमिक आयनन ऊर्जा, देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो देखो प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 निकल जाएगा आराम से। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। अब प्रोटॉन कितने हो गए?
11 हो गए। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जब की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 10 बचे और प्रोटॉन कितने हैं 11। अब प्रोटॉन ज्यादा है मतलब नाभिक की ताकत ज्यादा है, और नाभिक की ताकत ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन मजबूती से बधा होगा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है कि नहीं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 9। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बचे 9, लेकिन प्रोटॉन 11 के 11 है, नाभिक की ताकत और बढ़ गई। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये हमें और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए प्राथमिक आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम, उससे ज्यादा द्वितीय का, उससे ज्यादा तृतीय का। ठीक है, अब ये हो गया, इसको आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम ईवी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, ईवी से। तो ये मुख्य बातें हैं, आपको याद रखना है, इनको तैयार कर लेना। आयनन ऊर्जा होता है फिनिश, आ जाओ इलेक्ट्रॉन बंधुता पर। यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, और यहाँ बेटा हम किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा रहे हैं, बिल्कुल उल्टा है, यहाँ बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ ग्रहण करा रहे हैं, है ना। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम किससे व्यक्त करेंगे बेटा, ई ए से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, ई ए से, याद रखना, ए से किससे व्यक्त करेंगे, ई ए से व्यक्त करेंगे, है ना। तो ई ए से व्यक्त करेंगे हम इसे, और इसका मात्रक भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों बातें याद रखना। ठीक है, अब ये तो हमें समझ गया। अब हमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना है, इसमें क्या कराना है बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक परमाणु है और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, नाभिक खींचेगा। अगर नाभिक के पास ताकत है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, लेकिन नाभिक के पास ताकत नहीं है तो क्या इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, बोलो, नहीं खींच पाएगा ना, बिल्कुल नहीं खींच पाएगा, है ना। ये उसी प्रकार से है यार, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक चुंबक रखी है, क्या रखी है, चुंबक, और यहाँ पर लोहे के छोटे छोटे क्या डाले हैं, टुकड़े डाले हैं, छोटे छोटे क्या डाले, लोहे के टुकड़े। अगर इस चुंबक में, ये चुंबक मैंने छोटी सी ले ली तो क्या लोहे के टुकड़ों को खींच पाएगी, अब बोलो सर नहीं खींच पाएगी। लेकिन मैंने बड़ी चुंबक ले ली तो ये जो लोहे के टुकड़े हैं वो आसानी से चुंबक की ओर खिंच जाएंगे, बोलो खिंचेंगे कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर खिंच जाएंगे। तो भाई ये उसी प्रकार से अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन खींचेगा, नाभिक, और ये किस पे डिपेंड करेगा, नाभिक की ताकत पर। अगर नाभिक ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ताकत है नाभिक की, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच लेगा, आसानी से ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की ताकत कमजोर है तो क्या ग्रहण कर पाएगा, तो आप बोलोगे सर नहीं कर पाएगा। तो भाई ये भी लिखा है, नाभ के आवेश के ऊपर निर्भर है, मतलब जहां जहां नाभ के आवेश बढ़ेगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, और जहां नहीं बढ़ेगा वहां इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है आवर्तिता, तो आप डालना हेडिंग इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता। तो आप वर्ग में देखना और फिर आवर्त में देखना। तो पहले वर्ग में देख लो, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभ के आवेश घटता है, नाभ के आवेश घटता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी, घटेगी। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभ के आवेश बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप लिखोगे क्या, तो आप बोल दो सर एक बार, हम लिख लेंगे। ठीक है, तो आप डालोगे हेडिंग वर्ग में, और वर्ग में क्या लिखोगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभ के आवेश भी बढ़ता। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया, इसको काट दो। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभ के आवेश घटता है, क्योंकि ये घटता है यहाँ, है ना, गलती से लिख दिया था। ठीक है, आवर्त में किसी वर्ग में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। क्यों, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभ के आवेश भी बढ़ता है। देखोगे, ठीक है, अब ये बातें आप समझ गए। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों आपको थोड़ा सा इन दोनों में एक चीज और बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होती है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर सुनो, देखो, अगर हम बाएं से दाएं चलें तो अंत में हमें कौन मिलता है, फ्लोरीन मिलता है। कौन मिलता है बेटा, फ्लोरीन मिलता है। नो अक्रिय गैसें मिलती हैं। कौन मिलती हैं, अक्रिय गैसें, मतलब उत्कृष्ट गैसें। अक्रिय गैसें या फिर कौन मिलती हैं, उत्कृष्ट गैसें। सबसे अंत में कौन मिलती हैं, अक्रिय गैसें या मिलती हैं, या फिर क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें मिलती हैं। तो बेटा सबसे ज्यादा जो आयनन ऊर्जा है वो अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसों की है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा जो आयनन ऊर्जा है वो किसकी है? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसों की है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन बंधुता पे। तो आपको पता है अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें हैं जिन्हें वर्ग 18 में रखा गया है। अक्रिय उत्कृष्ट गैसों को वर्ग 18 में रखा गया है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। आपको पता है इन सभी गैसों का अष्टक पूरा होता है, अष्टक पूरा, ठीक है। अब जब अष्टक पूरा होता है तो क्या बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे? तो आप बोल दोगे सर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका अष्टक पूरा है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ जो अक्रिय गैसें हैं, कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैसें, इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इनके लिए जो E का मान है, क्या है? E का मान वो 0 होगा। तो ध्यान रखना अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? 0 होती है। तो सर सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होनी तो चाहिए। देखो आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो इनकी तो 0 हो गई, अब बचे कौन? तो इसके बाद भाई देखो, अब यहाँ तो इनकी तो 0 हो गई, तो अंत में कौन मिला? F मिला। तो सबसे ज्यादा F की होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती F की, सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, है ना। सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा? क्लोरीन की, Cl की होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब वो क्यों होती है तो मैं कल क्यों वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा क्यों होती है। पूरे क्यों वाले क्वेश्चन कल की वीडियो में आ जाएंगे, मैं बताऊंगा कल क्यों होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होनी चाहिए बेटा? फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, ठीक है। अभी आपको याद रख लेना, मैं कल आपको इसका कारण बता दूंगा, ठीक है। ये टॉपिक हमारा खत्म। आ जाते हैं ऋण विद्युतता, ठीक है। किस पर आ जाते हैं? ऋण विद्युतता पर, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखो, यहाँ पर A और B को मैंने किससे जोड़ दिया? सिंगल बॉन्ड से। बीच में क्या लगा है? सिंगल बॉन्ड लगा है, मतलब A और B को बेटा मैंने कौन से बॉन्ड से जोड़ दिया? सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। कौन से बॉन्ड से जोड़ दिया? सिंगल बॉन्ड से। अब मुझे एक बात बताइए आप कि जो सिंगल बॉन्ड है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? तो आपको पता होगा बेटा, ये सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अगर ना पता हो तो वो सुन लो आप। एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन से। ये जो सिंगल बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। एक है A का और एक है B का, 2 इलेक्ट्रॉनों से बना, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर H और Cl लिख दिया, तो ये HCl भी कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से, है ना। एक किसका है? H का है, और एक किसका है बेटा? Cl का, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोलोगे सर बंध के इलेक्ट्रॉन है। सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, किसके हैं? सिंगल बॉन्ड के, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आपसे बोलूं कि ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये जो दिख रहा है आपको, ये खींचेगा या फिर ये खींचेगा। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बताने? आप पहले ताकत तो बताओ, किसकी ताकत ज्यादा है? A की ताकत ज्यादा है या B की ताकत ज्यादा है? जिसकी ताकत सर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो सर ऐसे कैसे पता चलेगा किसकी ताकत है? तो मैं बता दे रहा हूं ना मेरे प्यारे साथियों, आपको हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पता है 1 है, और Cl का परमाणु क्रमांक पता है आपको 17 है। मतलब एक परमाणु क्रमांक का मतलब 1 प्रोटॉन, 17 परमाणु क्रमांक का मतलब 17 प्रोटॉन। तो अब एक प्रोटॉन ज्यादा है कि 17 प्रोटॉन ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 17 प्रोटॉन ज्यादा है। तो भाई 17 प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब इसका नाभिक ज्यादा दमदार होगा और इसका नाभिक कम दमदार होगा। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन को ये वाला खींचेगा या ये वाला खींचेगा, ये डिपेंड करेगा नाभिक की ताकत पर। जिसके नाभिक की ताकत ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, है ना। तो अगर इसके नाभिक की ताकत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और अगर देखो, अब इसमें तो हमें पता ही चल गया कि इसकी ताकत ज्यादा है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर माइनस आ जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस आता है, और जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर प्लस आता है। और जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना माइनस, जितने दान करता है उतना प्लस। आप बहुत अच्छे से ये जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंध के इलेक्ट्रॉन थे बेटा। काय के इलेक्ट्रॉन थे? बंध के इलेक्ट्रॉन। और यहाँ लिखा है बंध के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता ऋण विद्युतता कहलाता है। बंध के इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा वो ही आपकी ऋण विद्युतता होगी, है ना। यहां पर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे और यहां पर बंध के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। किसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं? बंध के इलेक्ट्रॉन। तो बंध के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधता है। यहां पर हम बंध के इलेक्ट्रॉन, बाहर से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण किया जा रहा था, लेकिन इसमें अतिरिक्त नहीं, इसमें बंध का ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें परमाणु
इलेक्ट्रॉन, इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आता है, बिल्कुल, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश और जो दान करेगा उस पर प्लस, है ना। ये दोनों इस दोनों के हैं, तो इसने ग्रहण किया तो इस पर माइनस, तो इसने दान कर दिया इस पर प्लस आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आवर्तिता, तो बेटा ये भी नाभ के आवेश के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे ये दोनों नाभ के आवेश के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये भी पूरा नाभ के आवेश के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ऋण विद्युतता घटेगी, क्यों घटेगी, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभ की आवेश घटता है, और आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो ऋण विद्युतता बढ़ेगी, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभ की आवेश बढ़ता है। मैं अभी जब से यही तो बता रहा हूं, ये आवर्तिता लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा ऋण विद्युतता किसकी होती है भाई, तो सबसे ज्यादा ऋण विद्युतता किसकी होती है मेरे प्यारे साथियों, तो आप बोलोगे सर उत्कृष्ट गैसों का तो अष्टक पूरा होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे नहीं, चाहे बंद के इलेक्ट्रॉन हो चाहे किसी के हो, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे नहीं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे नहीं, तो सबसे ज्यादा ऋण विद्युतता कौन की होगी, फिर सबसे ज्यादा इनको छोड़ दिया जाए तो कौन बचता है, एफ ही बचता है, तो सबसे ज्यादा ऋण विद्युतता एफ की होती है। ध्यान रखना, ये आप पॉइंट लिखो, ये अपनी कॉपी पे लिखो कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन, ये लिखो, अभी के अभी लिखो, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन, कौन है, फ्लोरीन। आपसे पूछा जाएगा कुछ भी कर लो, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व किसकी होती है, फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाहकता किसकी होती है, क्लोरीन की। सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होती है, अक्रिय गैसों की। तीनों पॉइंटों में से आपके एग्जाम में छपेगा, और ये बात मेरी याद रखना आज के बाद। तो ये आपको मैंने तीनों टॉपिक समझाए, है ना, और आपको सबको समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो एक बार जल्दी से यार वीडियो को लाइक करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है, और जो समझ में नहीं आया वो कमेंट में बताना है मुझे, मैं आप प्रत्येक की कमेंट पढ़ता हूं, कमेंट में बता देना कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ेंगे, है ना, और भाई आगे जो है ना हम कल ही बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और भाई एक और बात बता दूं मैं थोड़ा सा, कि भाई एक सेकंड, मार्कर कहाँ गए, मार्कर ये रखे, ठीक है। देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको हम एन ई से व्यक्त करते हैं, या फिर इसको व्यक्त करने का कोई जैसे विशेष वो नहीं है ना। बाकी अगर मैं बताऊं ऋण विद्युतता का कोई मात्रक होता है, तो इसका भाई कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। ध्यान रखना, ये जो है ना एक संख्यात्मक मान है, ये एक संख्यात्मक मान है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये केवल संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो ये बातें याद रखना। फिर भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।